नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास 10 साइंस सीरीज फॉर दी बोर्ड एग्जाम्स। हम आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं इन्हें करने के बाद मुझे लगता है कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो इसे बड़े ध्यान से अगर आप करेंगे तो आपको पूरे चैप्टर की समराइज्ड क्वेश्चंस के साथ रिवीजन्स भी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है द एक्सप्रेशन दैट रिलेट क्यू आई एंड डी एंड क्यू वी एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। हियर आर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। सो हमें मालूम है कि क्यू से चार्ज, आई से करंट, टी फॉर टाइम, वी फॉर वोल्टेज एंड डब्ल्यू फॉर वर्क डन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना था। हमें मालूम है कि चार्ज जो है करंट इनटू टाइम होता है और वर्क डन जो है पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम थी जिसमें हमसे पूछा गया था कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो क्या है। तो इसके लिए आपको लीस्ट काउंट भी आना चाहिए फाइंड आउट करना। तो बच्चों, लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे आप लोग अपना मीटर स्केल यूज करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट यूजुअली 0.1 होता है। सिमिलरली हम लोग लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बना सकते हैं दैट एनी टू मेजर काउंट्स जो कॉन्जिक्यूटिव मेजर काउंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 0 और 1.5, इनका डिफरेंस लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस है 1.5 एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ डिविजन्स और नंबर ऑफ डिविजन से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट। जैसे यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.15 और हमसे पूछा है कि ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या शो कर रहा है। तो ये 1.5 के बाद 1 और 2 सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग ये जो 0.15 हमारे पास लीस्ट काउंट था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आएगा। एड दिस टू 1.5 तो हमारे पास जो पॉइंटर है वो 1.8 वोल्ट इंडिकेट कर रहा हूँ। तो लीस्ट काउंट इज 0.15 वोल्ट एंड दी वोल्टेज इज 1.8 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट का आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, डिफरेंस ऑफ एनी टू मेजर काउंट्स बाय नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम। फिर ये सेकंड प्रॉब्लम बच्चों, ये भी बहुत अच्छी थी। इसमें हमसे पूछा गया था कि इन रेजिस्टिव सर्किट द करंट इज इंक्रीज टू 2 times द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। तो हमें मालूम है कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो H2/H1 विल बी I2/I1 का होल स्क्वायर। हमसे बोला गया कि करंट इज इंक्रीज टू 2 times। इफ वी से I1 इज I, तो जो I2 होगा वो ट्वाइस ऑफ I हो जाएगा। I से I कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4। तो अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 4 times है देन दी इनिशियल केस। हम लोग चेंज निकालने के लिए हमेशा इनिशियल वैल्यू को फाइनल से माइनस कर देते हैं। तो इट्स 4H1 माइनस H1 दैट इज थ्राइस ऑफ H1। तो जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो होगा चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो थ्राइस ऑफ H1 अपॉन H1 इनटू 100। H1 से H1 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 300%। और बेसिकली इस केस में जो हीट डिसिपेटेड इंक्रीज होगा दैट इज 300%। इसी से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, यू हैव ए थिन रेजिस्टेंस वायर having a thick plastic insulation. A decrease in the resistance of this wire would be produced if somehow we increase the। तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे को ऑप्शंस दे रखे हैं, दे आर थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, टेम्परेचर ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। ये सब जो है वायर के लिए टेम्परेचर और लेंथ तो यूजुअली क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस और इंसुलेशन से कोई चेंज नहीं होगा। व्हाइल द डायमीटर ऑफ द वायर जो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ वायर अगर इंक्रीज होगा तो इससे एरिया बढ़ेगा और एरिया जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इससे रेजिस्टेंस कम होगा। तो हेंस द ऑप्शन वुड बी डी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम डायमीटर ऑफ वायर की टर्म्स में अगर कुछ बोलते हैं कि डायमीटर हमने इंक्रीज किया है तो इससे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एंड इफ इन एनी अदर प्रॉब्लम आपको ये गिवन होता है कि डायमीटर हमने डिक्रीज किया तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। देन देयर वाज अनदर प्रॉब्लम इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डायरेक्टली पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आप सबको मालूम है रो इज इक्वल टू होता है आर ए बाय एल, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम।
एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और लेंथ को मीटर में। तो हमारे पास इस केस में जो यूनिट होगी दैट विल बी ओम इनटू मीटर। ठीक है। देन अनदर प्रॉब्लम जिसमें हमसे हमें ये दे रखा था कि an electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 voltage. So the minimum rating of the fuse wire to be used for it is. So इस केस में बच्चों हमें ये बताना है कि उस सर्किट के अंदर हम लोग जो फ्यूज वायर है इसे हम यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है। आपको जो भी रेटेड वोल्टेज और पावर दे रखी है इससे उसमें फ्लो होने वाला करंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिलेशन P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो आई हो जाएगा पावर बाय वोल्टेज। इससे हमारे पास करंट आएगा 100/22 दैट इज 50/11 और करंट इज 4.54 एम्पियर। हेंस आप जो फ्यूज वायर यूज करेंगे दैट हैज टू बी अ मिनिमम रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, क्योंकि इससे कम रेटिंग का यूज करेंगे तो वो बार बार फ्यूज होता रहेगा, और इससे ज्यादा रेटिंग का ही हमें जो 5 एम्पियर है वो हमें फ्यूज वायर यूज करना पड़ेगा, तो ये सेफली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता रहेगा। देन एक और प्रॉब्लम थी इसमें एमसीक्यूज में रिलेटेड टू द ओम्स लॉ। फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट components. We find that with respect to the resistor, the ammeter is connected in parallel and the voltmeter series। ये बात गलत हो जाएगी। और इसी तरह से बी ऑप्शन जो है ammeter is connected in series and the voltmeter is parallel, ये बात सही है। अमिट देयर कहने ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों पैरेलल में भी नहीं होते और दोनों सीरीज में भी नहीं होते। हेंस अ मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर इन पैरेलल। बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा। फिर इसमें हमारे को अनदर सेट में एक और प्रॉब्लम दे रखी थी फ्रॉम द पावर एंड द हीट। तो पहली प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें था एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 880 वॉट। तो हमें दे रखा था पावर जो है वो 880 वॉट है एंड the maximum rate under 330 watt when the heating is at the minimum. Heating is at the minimum if the source voltage is 220 volt, calculate the current and resistance in each case। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन के जो डिफरेंट पावर्स हैं when we are utilizing at the maximum rate and when at the minimum। तो फर्स्ट इंस्टेंस लेते हैं जब पावर 880 वोल्ट था, वोल्टेज हमारे को 220 वोल्ट दिया जा रहा था, तो करंट जो होता है दैट इज P बाई V, उससे हमारे पास 4 एम्पियर। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस हमने ऑफर किया और बेसिकली जो डिवाइस रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है दैट इज हाउ मच, इट इज 55 ओम। इसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास पावर 330 वॉट था एंड दी वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो हम लोग इस केस में जो करंट पैसेज करा रहे हैं दैट इज 330/220 और 311 3 से 33 11 2 से 22, तो 3/2 से 1.5 एम्पियर। So the resistance would be V over I से 220/1.5 which is approximately 146.6 ohm। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट उसने पूछा था व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जिससे हमें हीट प्रोड्यूस करानी है हम लोग करंट पास करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट चेंजेस इनटू द हीट एनर्जी एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा उतनी ज्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता रहेगा। Then there was last part of this problem. Find an expression for the amount of heat produced when a current passes through resistor for some time। तो इससे हम लोग डायरेक्टली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से लिख सकते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और H इज इक्वल्स टू वी आई टी। और इसका इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज एक और रिलेशन है जिसे हम वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी से रिपोर्ट करते हैं। बट सिंस हमारे को यहाँ पे वो स्पेसिफिकली करंट पैसेज की बात करें तो आप बेटर रहेगा इन दोनों में से कोई भी आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देन ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफिकली हमें गिवन था वीआई ग्राफ से। सो वीआई ग्राफ फॉर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर एज शोन if both wires are of the same length and same diameter। ध्यान रखना बच्चों, लेंथ भी सेम है डायमीटर भी सेम, मतलब एरिया भी से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना, हमें ये गिवन है कि ये जो है दो कंडक्टिंग वायर्स हैं और
तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि लेंथ और एरिया जो है दोनों के वायर्स के वो सेम है। तो हमें बताना है कि कौन सी वायर के लिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और बेसिकली हाई रेजिस्टिविटी होगी। तो हम लोग इसको आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से रिलेट करें। तो अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो जो रेजिस्टेंस होगा वही हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू देगा। तो अगर अपन इस पर्टिकुलर ग्राफ से देखें, वी आई ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देता है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर बी, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टिविटी फॉर बी विल बी लो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसीलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि पहले आपको ये पता लगाना होगा कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम लोग फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे को ये 9 3 ओम रेजिस्टर्स सर्किट में कनेक्ट करके दे रखे थे और हमें दे रखा था कि जो करंट पास हो रहा है थ्रू दी A1 दैट इज 1 एम्पियर, और इससे रिलेटेड कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A3? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो A1 और A3 सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है। जो भी यहाँ हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। A1 और A3, यहाँ टोटल कंबाइंड करंट जो A3 से पास हो रहा होगा, तो A1 1 एम्पियर रीड करेगा तो A3 भी 1 एम्पियर ही रीडिंग हमें शो करेगा। ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ द A2 एंड A3? तो E3 का तो बच्चों हमने देख लिया। अब एक और बात, सिंस ये सीरीज में है तो सबसे करंट तो सेम ही जा रहा होगा, तो यहाँ से भी करंट जो आएगा 1 एम्पियर आएगा। अब जब ये 1 एम्पियर करंट को 4 डिफरेंट रेजिस्टर से हम पास कराएंगे तो एक बात देखो, ये चारों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब करंट 1/4 1/4 1/4 1/4 ईच ब्रांच से पास होगा, और यही 1/4 मिलकर के अगेन हमें 1 एम्पियर करंट दे देंगे। दैट मीन्स A2 से जो रीडिंग आएगी, और बेसिकली A2 में हमें जो रीडिंग मिलेगी, दैट विल बी 1/4 एम्पियर। सो A3 में 1 एम्पियर, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो रीडिंग होगी A2 में वो 1/4 वैल्यू होगी किसकी, A3 की। ठीक है बच्चों। देन सी पार्ट था डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1। तो बच्चों देखो, यहाँ पे इसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो सिंस ये जो दोनों रेजिस्टर वायर्स हैं इनमें इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इनको हम डायरेक्टली 3/2 ओम रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 1/3 प्लस 1/3 से 1/R से हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 ओम। और यहाँ से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 1 एम्पियर, तो जो वोल्टेज होगी बच्चों, या हम लोग जो V1 वोल्टेज रिपोर्ट करेंगे, दैट विल बी करंट इनटू द टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज 3/2 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। फिर हमारे से चॉइस में एक सवाल और पूछा गया था, वो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जिस तरह से हमने इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए रेजिस्टेंस निकाला था, वैसे ही हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये होगा 3/3 the individual resistance by number of resistors 1 ohm। और यहाँ पे जैसे बच्चों 4 रेजिस्टर वायर्स है तो इट विल बी 3/4। इन चारों को जब अपन सम करेंगे, द 3/2 इज 1.5 प्लस 1 प्लस 3/4 इज 0.75। तो इन चारों का सम जो है हमें वैल्यू जो देगा दैट इज 3.25। तो एक बहुत अच्छा सवाल था, बट बहुत इजी था अगर आप इसे थोड़ा सा आराम से सॉल्व करते और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का ध्यान रखते। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी बच्चों, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर? तो हमें मालूम है कि अगर किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल्स में हम V वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा, और हम लोग ये बोलते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। फिर हमसे बोला गया था ड्रॉ ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। तो इसके लिए बच्चों आप लोग जो ओम्स लॉ में ओम्स लॉ की एक्टिविटी आपने पढ़ी है, तो आप लोग उसी का एक फिगर बना के इनको शो करना था, जिसमें आप 4 डिफरेंट सेल्स वी इंडिविजुअल वी वोल्टेज के शो कर सकते हैं। और
एक रजिस्टर वायर जिसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है और एक अमीटर सीरीज में और एक की। तो इसकी हेल्प से हम जब वन बाय वन एक एक सेल को कनेक्ट करते जाएंगे तो करंट भी इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है। और हम ये बोलते हैं कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, विच इज इक्वल टू दी रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देन बच्चों एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, व्हाई शुड एन एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने अभी बोला था, हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो जब हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि इसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस हो। आइडियली इट हैज टू हैव जीरो रेजिस्टेंस, बट फिर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। बट हम लोग ये बोलते हैं कि इट हैज टू हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट नो करंट विल बी डिस्चार्ज हियर। और since it is connected in series, it should not increase the resistance of the circuit, and it should allow all the charge or basically current to pass through it। ठीक है। अब हमें बच्चों टू VI graphs A and B for series and parallel combination of two resistors are shown, giving reason state which graph shows series and parallel combination of the resistors। तो ये हमें IV ग्राफ दे रखा है। IV ग्राफ में स्लोप हमेशा 1/R को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्लोप जिसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। ठीक है। और जिसके लिए स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो ग्राफ ए मोस्ट प्रोबेबली सीरीज कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि इसका स्लोप कम है, हेंस इट हैज मोर रेजिस्टेंस। ग्रुप बी वुड बी फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है एंड यहाँ पे लेस रेजिस्टेंस। ध्यान रखना कि हमारे को यहाँ पे IV ग्राफ दे रखा है, अगर ये VI ग्राफ होता तो दोनों की बातें जस्ट ऑपोजिट हो जाती। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी बच्चों ओम्स लॉ। हमने अभी एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, तो स्टेटमेंट लिखना था हमें। स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided temperature remains the same। और इसी में एक सेकंड प्रॉब्लम थी जिसमें हमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ दे रखा था, कुछ वैल्यूज गिवन थी और हमसे पूछा गया था फाइंड आउट द स्लोप, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग स्लोप से फाइंड आउट करते हैं। तो VI ग्राफ के स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। हमने वैल्यूज जो चूज किए हैं, Y2 के लिए 6, Y1 की 0 और X2 की 0.8 और X1 की 0 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो, और बेसिकली स्लोप VI ग्राफ से हमारे पास 7.5 ओम आ जाएगा। ठीक है। इसकी यूनिट ओम होती है। Then there was third part to it, establish the relationship between 1 kilowatt hour and 1 joule। तो बच्चों 1 kilowatt hour बेसिकली 1000 पावर होता है, और सॉरी 1000 वोट पावर होता है, जिसे हम 3600 सेकेंड के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इवन एडिशनली आप ध्यान रख सकते हो कि 1 किलोवाट आवर यूनिट जो, और बेसिकली 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, और बेसिकली 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है। इसी सीक्वेंस में बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस हमारे को, और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की विच गिव्स अस रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब किसी भी कंडक्टर, और कोई कंडक्टर चार्ज को कितना अपोज कर रहा है फ्लो करने में, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट 1 ओम होती है, और हम इसे डिस्क्राइब ऐसे करते हैं कि इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड current passes through is 1 ampere, then the resistance being offered is 1 ohm, or 1 ohm is 1 volt by 1 ampere। ठीक है बच्चों। देन सेकंड प्रॉब्लम थी, लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड्स। तो एनी कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। तो आप इसमें से कोई भी दो फैक्टर्स को स्टेट कर सकते थे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन अच्छी थी, इसमें हमें बोला गया था हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बी अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस इज आल्सो डबल्ड। तो उसने लेंथ को भी डबल कर दिया है और रेडियस को भी डबल कर दिया है। वी नो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेडियस से, क्योंकि एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग रेडियस को अगर डबल कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि R2/R1 विल बी इक्वल्स टू L2/L1 इंटू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। सिंस हमें बोला गया कि लेंथ को हमने डबल कर दिया तो ट्वाइस ऑफ एल, रेडियस भी डबल कर दिए तो ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 4r, आर से आर कैंसिल, एल से एल, सो 2 से ये हमारे पास 2 टाइम्स। तो जो R2/R1 रेशियो आएगा दैट विल बी 1/2, और हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, अब नया रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाएगा, और R2 विल बी हाफ ऑफ द R1 और द इनिशियल वैल्यू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया थी, इसमें हमें दे रखा था कि 100 watt पावर के 3 bulbs हैं and they are connected in series to a source. In another circuit, set of 3 bulbs with the same voltage are connected in parallel to the same source. तो हमारे पास 3 बल्ब्स हैं जिन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और 3 बल्ब्स हैं जिन्हें हमने पैरेलल फैशन में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। सबसे पहला सवाल पूछा गया था विल द बल्ब इन टू सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस जस्टिफाइड। तो सिंपल सा आंसर है दैट विल बी नो। क्यों? क्योंकि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, करंट कम होगा, तो और इवन हमें मालूम है कि जब भी सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल है इंडिविजुअल बल्ब के अक्रॉस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल डिवाइड हुआ, पावर कम मिलेगी तो ब्राइटनेस भी कम होगी। वाइल इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें मालूम है कि वोल्टेज जो होता है वो सबके अक्रॉस सेम रहता है। तो वोल्टेज सेम रहेगा, सबको पोटेंशियल सेम मिल रहा है, दैट मीन्स दे ऑल विल रन विद द नॉर्मल ब्राइटनेस। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, ध्यान रखिएगा बच्चों। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट्स गेट फ्यूज्ड, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम लोग देखेंगे कि सीरीज में करंट को पास होने का एक ही वे होता है। तो इफ दिस बल्ब और ईदर बल्ब एनी ऑफ दीज बल्ब इज गॉन, दिस विल नॉट लेट करंट टू पास थ्रू, और सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, तो नो बल्ब विल वर्क। और बेसिकली यहाँ पे हमें कोई भी बल्ब अब ग्लो करता हुआ नहीं दिखाई देगा। While in case of parallel combination, if either one of the bulb is gone or basically it is switched off or malfunction हो जाए, खराब हो जाए, तो it doesn't affect the rest. Rest will keep working और उनकी brightness जो है सेम रहेगी, क्योंकि उन्हें सेम और इक्वल वोल्टेज मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार बच्चे इसको गलत कराते हैं। फिर हमारे पास था डायरेक्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें हमें डिराइव करना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन। तो बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होता है। चार्ज इज करंट इनटू टाइम। तो जो हमारे पास वर्क डन है दैट विल बी v इंटू आई इंटू टी, अगर अपन q के प्लेस पे करंट और टाइम से सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। ओम्स लॉ से हमें मालूम है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो हम लोग वोल्टेज के प्लेस पे आई इंटू आर पुट कर सकते हैं। तो जो भी वर्क डन होगा वही हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, और बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, सो हीट प्रोड्यूस्ड वुड बी आई स्क्वायर आर टी। और आप लोग बोल सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट था इसका, जिसमें हमें दे रखा था 200 joules of heat energy is produced each second in resistor of 8 ohm. You have to find the current flowing through the resistor and the potential difference across the ends of the resistor. तो बच्चों heat जो produce हो रही है that is 200 joule, time is 1 second, resistance was 8 ohm। तो हमें मालूम है H is equals to I square RT से हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आई स्क्वायर जो है सिंप्लीफाई करने पे 25 आ जाएगा, तो करंट वैल्यू विल बी 5 एम्पियर। करंट इज 5, तो जो वोल्टेज होगा बच्चों आई इंटू आर से दैट विल बी 40 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है, एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हमने एक एक टॉपिक से डिस्कस किया है इसमें।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा-सा पहले एनसीईआरटी से रीड करके इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।